श्रोडिंजर आ गए मैदान में। श्रोडिंजर आ गए मैदान में। क्या बोला श्रोडिंजर ने? श्रोडिंजर ने बोला बोहर का मॉडल बहुत सारा गलत है। बोहर का मॉडल गलत है, उसमें कुछ बहुत सारी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती तो यह थी कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था। अब एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी एटम की स्टडी हम कैसे करें? नाइट्रोजन की स्टडी करनी है तो कैसे करेंगे? यही है ना दिक्कत है। अब नाइट्रोजन में तो एक एटम होता नहीं है, उसके अंदर तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी स्टडी कैसे करें? तो श्रोडिंजर आ गए मैदान में। उन्होंने एक इक्वेशन दी बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, खतरनाक इक्वेशन है, छोटा मोटा बच्चा देख के डर जाएगा इसको। आपको डरना नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं है आपके। ये इक्वेशन कोई सॉल्व नहीं करवाएगा आपको। 11th-12th क्लास में इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होती। एमएससी करोगे तब सॉल्व करनी हो सकती है, बीटेक करोगे तब सॉल्व करनी पड़ सकती है। ठीक है, आईआईटी में जाओगे पहले ही सेमेस्टर में पढ़ाएंगे तुमको। ठीक, आईआईटी में जाओगे पहले ही सेमेस्टर में ये पढ़नी पड़ेगी श्रोडिंजर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसको बोलते हैं। फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, 2-2 3-3 बार पढ़ाएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी ब्रांच ले लो, मैकेनिकल ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, कुछ भी ले लो, ये पढ़ना पड़ेगी। सब पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये है हमारे पास श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन में लिखा हुआ बच्चा डेल स्क्वायर साई। साई जो है यहां पर एक वेव फंक्शन होता है। ये साई जो है ये क्या है? वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन है जो वेव को रिप्रेजेंट करता है। वेव कौन सी वेव? इलेक्ट्रॉन की वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है, तो उस वेव को रिप्रेजेंट करता है साई। ठीक है, और श्रोडिंजर इक्वेशन होती है साई डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर। मतलब साई को डिफरेंशिएट कर दिया 2 बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। इसके बाद यहां पर क्या लिखा जाता है? 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, पूरा दिख रहा है सबको। ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास है यहाँ पर m। और E माइनस वी, E जो होता है यहाँ पर टोटल एनर्जी होती है बच्चों, और V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और साई जो है वेव फंक्शन। तो ये श्रोडिंजर इक्वेशन है, इसको सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे बता दिया है हमने कि श्रोडिंजर इक्वेशन है। किसी के लिए आपको सॉल्व करने को नहीं बोला जाएगा। अब आपसे एक चीज पूछ रहा हूं मैं, अब थोड़ा दिमाग वाली चीजें करते हैं, कॉमन सेंस वाली। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, तो उसको डिफाइन, उसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कितनी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी? 3 डायमेंशन में है वो। 3। खुशबू ने बोला वेरी गुड, 3, वेरी गुड। सब लोगों ने बोल दिया, खुशबू से लेकर हर्ष तक और राहुल कुमार तक, सबने बोला कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो 3 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो 2 तरीके हैं 3 पैर, या तो x, y, z के उसके कोऑर्डिनेट बता दो आप, तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां पर है। या फिर हमने क्या किया, x, y, z को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है देखेंगे यहां पर। देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है, सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और यहां पर भी ये स्क्रीन के प्लेन में नहीं है, ये जो डिजिटल बोर्ड है उसकी स्क्रीन में नहीं है, उससे ऊपर उठा हुआ है, यहां पर है। कहां पर है? डिजिटल बोर्ड से ऊपर है, और वाईजेड प्लेन में इसका प्रोजेक्शन जो है यहां पर आता है। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, इसको हमने बोल दिया r के इक्वल है। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या कर दोगे? y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या कर दोगे? ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और z कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे? इधर प्रोजेक्शन ले लोगे, तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों r cos थीटा, और x y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका r sin थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो ये yz प्लेन में जो इसकी लोकेशन है वो थीटा और r पे डिपेंड कर रही है। 2 पैरामीटर्स हो गए, थीटा एंड r। तो r से तो इसकी डिस्टेंस फिक्स कर दी, थीटा से हमने इसकी एंगल फिक्स कर दिया कि कहां पर है, ये यहां पर है। ठीक है, अगर यहां होता तो थीटा चेंज हो जाता, यहां जाता तो थीटा चेंज हो जाता, कोई दिक्कत। अब ये तो इसकी वाईजेड प्लेन में लोकेशन हुई, लेकिन एक्चुअल में यहां पर नहीं है, इससे भी ऊपर उठा हुआ है, ऐसा है। तो अब क्या करेंगे? इधर की तरफ है, तो ये वाला एंगल भी बताना पड़ेगा ना हमें, ये वाला एंगल भी हमें बताना पड़ेगा। कौन सा वाला एंगल बच्चों? कौन सा वाला? जिस एंगल से ये आर वाला कोऑर्डिनेट है वो परपेंडिकुलर है या किसी भी एंगल पर है, तो वो एंगल है फाई। फाई किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन द वाईजेड प्लेन एंड दिस पॉइंट, है ना, ये इस टाइप से है। तो 3 चीजें हो गई, थीटा, फाई एंड आर। तो एक्स वाई जेड की जगह हम थीटा, फाई और आर का यूज करेंगे।
किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताने के लिए। तो साई जो है, साई क्या कर रहा है, वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साई किसका फंक्शन होगा, आर थीटा एंड फाई का। चमका, आर थीटा एंड फाई का। साई जो है आर थीटा एंड फाई का फंक्शन होगा। अब देखो साई के अंदर क्या क्या है, आर थीटा एंड फाई है, ठीक है। या तो एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिख लो या आर थीटा फाई की टर्म में लिखो, कैसे भी लिखो, 3 पैरामीटर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब इसको भी क्या करते हैं हम, ये जो फंक्शन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आर का फंक्शन अलग कर देते हैं और थीटा और फाई का अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे साई जो है बेसिकली 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। एक तो आर का फंक्शन होगा जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक थीटा और फाई का फंक्शन होगा जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर एंगुलर वाला फंक्शन चला गया, ये इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है वैसे, ठीक है। तो इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं या ए से कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंगुलर फंक्शन है तो ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आर और ए 2 फंक्शन होंगे। आर जो होगा वो रेडियल डिस्टेंस मतलब स्मॉल आर पर डिपेंड करेगा, और एंगुलर फंक्शन जो है फाई और थीटा पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो साई की वैल्यूज है वो इस तरीके से रहेगी, 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। ये जो है कुछ साई की वैल्यूज मैं आपको शो भी करूंगा अभी, 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए, तो थोड़ी ज्यादा फीलिंग आएगी, ठीक है। अभी वैल्यूज भी शो करूंगा इनकी, थोड़ी देर रुक जाए। इससे पहले देख लेते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर आपको साई पता है, ये सब जो चीजें लिखी हुई है इस पे फोकस नहीं करना है, मैं जो लिख रहा हूं उस पे करना है। ये साई जो है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन को। और साई के अंदर 2 चीजें होती है, साई के अंदर 2 टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, एक तो रेडियल फंक्शन हो सकता है और एक एंगुलर फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा साई, यहां तक कोई दिक्कत। अब साई का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, तो यहां से हमें मिल जाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई के स्क्वायर से, ठीक है। अब साई का स्क्वायर करेंगे तो साई के स्क्वायर में क्या क्या आएगा बच्चों, आर का स्क्वायर भी आएगा और ए का स्क्वायर भी आएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों साइड स्क्वायर। तो ये जो आर का स्क्वायर है इसको बोला जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि ये रेडियल फंक्शन से आई है, इसको बोला जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोला जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। चमका यहां तक। और ए स्क्वायर को क्या बोला जाएगा, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर, नाम बस यही नोमेनक्लेचर है, जो मैंने आपको समझाया है वही अंग्रेजी में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, वही यहां पर लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर रहे हैं हम कि किसी भी एक स्फेरिकल रीजन में प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर को अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो मिलेगा हमें, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। क्या मिला जाएगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, ओनली साई स्क्वायर। और साई क्या होगा, वेव फंक्शन होगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तीनों का नाम समझ में आ गया, सबको नाम समझ में आ गया। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है, यहां पर हमने देखा 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, ये स्फीयर का एरिया है। तो किसी एक स्फीयर में आर डिस्टेंस पे कोई स्फीयर ले लें, अगर हम, ये कोऑर्डिनेट है सपोज, या 0,0 है, इससे आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर बना दें हम, ये वाला छोटा सा, ठीक है, इस तरीके का आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर बना दें, तो इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसको बोला जाता है साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक पतला सा स्फीयर बना दिया हमने, ठीक है, ये वाला, ये पतला सा स्फीयर दिख रहा है सबको। इस पतले से स्फीयर में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है साई स्क्वायर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत, तो उसको निकाला कैसे गया है, सिंपल तरीके से। ये वाले स्फीयर के अंदर हमने क्या करा, पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली और बाहर वाले के अंदर निकाल ली और दोनों का डिफरेंस लिया, तो इससे क्या आ जाएगी, इस वाले के अंदर आ जाएगी, इस वाले के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आ जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस निकाला है, तो डिफरेंस से हमें फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे मिला है देखेंगे सब लोग।
वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद इन द रेडियस r प्लस डी आर माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद इन द रेडियस r, दोनों का डिफरेंस निकाला, उससे जो है वो पतले वाला जो स्फीयर है, ये वाली जो साइज है, ये वाली, इसका वॉल्यूम हमें मिल गया है, ठीक है, और इसको हमने साइज स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिल गया और इसको हमने साइज स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका क्यूब किया तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, और इस क्यूब में डी आर क्यूब और डी आर स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि डी आर क्या है, एक छोटा सा विड्थ है, तो डी आर स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, डी आर क्यूब बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर एक ये फंक्शन बन गया, और इसको इससे माइनस करेंगे तो इस तरीके से 4 पाई आर डी आर बन गया, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 4 पाई आर। रेडियल का निकालेंगे तो ओनली कैपिटल आर वाला फंक्शन लेंगे, एंगुलर का निकालेंगे तो कैपिटल ए का लेंगे, और पूरा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो साइज स्क्वायर लेंगे। क्लियर, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हाइड्रोजन एटम के लिए इसको प्लॉट किया जाता है तो इस तरीके का स्फेरिकल शेप आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि 1s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल है, क्योंकि हाइड्रोजन में एटम कौन सा या ऑर्बिटल कौन सा होता है, ओनली 1s होता है। ये दिख रहा है आपको, अगर 1s या हाइड्रोजन एटम के लिए इसको प्लॉट किया जाता है प्रोबेबिलिटी को, तो ऐसा फंक्शन आता है, ऐसा ग्राफ आएगा, तो इससे रिप्रेजेंट होता है कि हाइड्रोजन के अंदर जो 1s ऑर्बिटल है वो कैसा है, स्फेरिकल है। अब आती है मैथमेटिकल बातें। सुमित बोल रहे हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साई एंड साई स्क्वायर। साई जो है बेटा वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। साई मतलब ओनली वो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताएगा, और साई स्क्वायर जो है वो एक रीजन को बताएगा, ऐसा एरिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को बताएगा। उस प्रोबेबिलिटी से हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला एरिया निकाल लेंगे और उसी से हम ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, कुछ भी बोल रही है इसके बाद मोल कंसेप्ट करा देना। अरे ये तो समझ लो, मोल कंसेप्ट भी करा देंगे, सारे चैप्टर कराएंगे, मोल कंसेप्ट भी करेंगे। अब देखो आपके सामने फंक्शन दिख रहा है सबको, काले रंग का लिखा हुआ, इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये लिया काला कलर, और ये लिखा हुआ है फंक्शन साई 100। इस साई 100 का मतलब है, ये जो वर्ड है ना, ये साई 100, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 1 जो है n को रिप्रेजेंट करता है, इसके बाद ये दूसरा वाला जो नंबर लिखा हुआ है 0, ये l को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, l को, और तीसरा नंबर जो है m को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, जल्दी से बताएं। n 1 है, l 0 है, m 0 है, नेम द ऑर्बिटल। 1s, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले कमेंट आया युवराज सिंह का, 1s ऑर्बिटल होगा, तो ये 1s ऑर्बिटल का फंक्शन है, दिख रहा है आपको, 1s ऑर्बिटल का रेडियल फंक्शन है, ये रेडियल नहीं पूरा साई है ये, इसमें ये वाला पार्ट एंगुलर है और ये वाला पार्ट रेडियल है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं बच्चों, ये पाई लिखा हुआ है, रूट पाई, और रूट पाई के बाद यहाँ पर ये z लिखा हुआ है, और z के नीचे एनोड लिखा हुआ है, यहाँ 3/2 लिखा हुआ है, और यहाँ इनटू में लिखा हुआ है e की पावर माइनस रो, e की पावर माइनस रो, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ बेटा, ठीक है। और रो का मतलब क्या होता है वो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके, रो इज इक्वल टू z इंटू आर, ये r लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ए नोड, ठीक है। अब ये r का मतलब क्या है, रेडियल डिस्टेंस है 0,0 से, और z का मतलब एटॉमिक नंबर है बच्चों, और एनोड का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये फंक्शन है साई का। अच्छा इसका ग्राफ बना सकते हो क्या, चलो एक ग्राफ मैंने छुपा लिया, ये ग्राफ मैंने छुपा लिया, कैसा ग्राफ आएगा इसका, आर वर्सेस साई का ग्राफ बताना है, सब कुछ कांस्टेंट है। देखो ये सिग्मा जो है, ये रो जो है ना, वो जेड आर डिवाइडेड बाय एनोड के इक्वल है, जेड कांस्टेंट है, एनोड कांस्टेंट है, और ये पाई रूट पाई कांस्टेंट है, और इसके अलावा वेरिएबल जो होगा ओनली आर होगा, स्मॉल आर इज द ओनली वेरिएबल। तो आपको बताना है कि अगर यहां पर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना बच्चों, ये फंक्शन साई 1,0,0 मतलब 1s ऑर्बिटल का फंक्शन है ये वेव फंक्शन, और इसकी वैल्यू एक बार और लिख देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय रूट पाई इंटू जेड बाई एनोड, और इसी के साथ साथ इसकी पावर लगी हुई है 3/2, और यहां लिखा हुआ है e की पावर माइनस जेड आर बाई एनोड,
ये मैंने रो की वैल्यू रख दी है यहां से। तो अब बताओ ये फंक्शन कैसा होगा, कैसा होगा, इसको आर के साथ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो, ये है ना, ये y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k इंटू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है क्या ये। अच्छा ये जो लाइन, ये इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या, ये सब कांस्टेंट है, देखो ये सब कांस्टेंट है, उसको k लिख दिया मैंने, ओके। और यहां पर आप देखेंगे माइनस आर के साथ वेरी कर रहा है तो आर की जगह एक्स हो गया, यहां पर एक कांस्टेंट और लगा दो एक्स इंटू सी, ये जो जेड बाई ए नोट की जगह हमने सी लगा दिया। अब कोई दिक्कत किसी को, तो ये y इज इक्वल टू के इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू सी का ग्राफ है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, वेरी गुड, लोगों का आंसर आ गया। तो r के साथ इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा फंक्शन आएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो एक चीज अब ध्यान रखेंगे, s ऑर्बिटल का ग्राफ, s ऑर्बिटल का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, एक्सपोनेंशियली नीचे जाता जाएगा, ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। s ऑर्बिटल जो है वो, s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू, स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू। किसकी बात कर रहे हैं हम, साई की बात कर रहे हैं, ठीक है। साई को प्लॉट करो या कैपिटल आर को प्लॉट करो, नॉन जीरो से स्टार्ट होगा। ये इक्वेशन याद नहीं रखनी है, सुमित रोडिया बोल रहे हैं इक्वेशन याद रखनी है क्या, नहीं, इक्वेशन याद नहीं रखनी है, ग्राफ याद रखना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूं ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये साई 1 का ग्राफ, अच्छा साई स्क्वायर का ग्राफ बता दो अब, साई स्क्वायर 1s ऑर्बिटल के लिए कैसा आएगा, शेप कैसा आएगा, चलो वैसे तो आंसर देख लिया, साई स्क्वायर किसके लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए कैसा आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, शेप चेंज होगा क्या, इसका शेप चेंज होगा क्या, स्क्वायर करके प्लॉट करेंगे, सेम रहेगा, वेरी गुड, अनिकेत कुमार ने बोल दिया है सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो साइज स्क्वायर कर देंगे भैया, तो ग्राफ तो का शेप वैसा ही रहेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी, डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है 1s ऑर्बिटल की वो कैसी आएगी, इस टाइप से आएगी। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत यहां किसी को, यहां तक दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे 1,0,0 लिखा हुआ है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये 1,0,0 किसका है, ये 1s ऑर्बिटल का ही है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ये तो क्या था बच्चों, साई स्क्वायर जो था ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का शेप कैसा आएगा, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर इंटू 4πr², अभी बताया था। तो इसको प्लॉट करो, साई स्क्वायर इंटू 4πr² की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई का स्क्वायर करेंगे तो 1/π हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो z/a0 की पावर 3 हो जाएगी, और e की पावर -2 इंटू रो हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो, और इसी को मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, 4πr² के साथ। तो अब इसको प्लॉट करो, कैसा आएगा, ये प्लॉट करो, ऐसा आएगा क्या, ये करेक्ट किया है क्या मैंने, ये बता दूं, ये सही है या गलत है। आर की वैल्यू 0 रखोगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा ना, दिख रहा है ना, यहां पर r² है, तो r 0 रखोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, समझ में आया। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो 1s ऑर्बिटल के लिए 0 से स्टार्ट होती है, सब लोग बोल रहे हैं करेक्ट, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं नो चेंज, चेंज तो होगा ना भैया, हाँ 0 से स्टार्ट होगा, फिर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन किसका बन गया है, r² डॉट e की पावर माइनस zr/a0 का फंक्शन बन गया है, 2z/r0 का, ऐसा बन गया ना ये। तो r², पहले तो r² इंक्रीज करते जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, एक पॉइंट के बाद जब e की पावर -r वाला फंक्शन डोमिनेट करेगा तो फिर ये डिक्रीज करता जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, यहां पर कोई दिक्कत, करेक्ट ग्राफ है ये एकदम, ठीक है। एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट, नो प्रॉब्लम, अंकित कुमार ने बोला, अनिकेत कुमार ने बोला नो प्रॉब्लम। तो ये फिर से आ गया 1s ऑर्बिटल के लिए फिर से ग्राफ जो है आपको शो कर रखा है, ये प्रोबेबिलिटी का है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है, ठीक है।
शिव नंदा बोल रहे हैं पाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और साई स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। और कोई दिक्कत? प्रमोद कुमार को कुछ समझ में नहीं आया? कौन सी चीज समझ में नहीं आई? जल्दी से बता दे भैया, जल्दी से बता दे। हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। साई जो है वो इलेक्ट्रॉन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन की आएगी, ठीक है। युवराज सैनी बोल रहे हैं एग्जाम में फंक्शन देंगे क्या? हाँ, एग्जाम में फंक्शन नहीं देंगे, लेकिन आपसे कुछ पूछा जाएगा तो उसको आप ग्राफ याद रखो। ग्राफ याद रखो, इक्वेशन याद नहीं रखनी, ग्राफ याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो उससे आप इक्वेशन का आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट इक्वेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो यहां पर रिप्रेजेंट वही चीज लिखी है, द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर इज द मैक्सिमम क्लोज टू द न्यूक्लियस बट द टोटल प्रोबेबिलिटी लीस्ट करस्पॉन्डिंग टू दिस वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि साई स्क्वायर जो है वो मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के आसपास रहेगा, और कुछ पार्ट जो है वो बहुत दूर भी रह सकता है। दिस इज ड्यू टू रीजन दैट द वॉल्यूम ऑफ द शेल नियर द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल रिजल्टिंग इन अ स्मॉल वैल्यू ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस पे जीरो होगी। कैसे जीरो होगी? इस ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था ना 1s का प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ, ठीक है। As the distance from the nucleus increases, the volume of the radial shell increases while psi square decreases. तो इसी से हमें कोई मतलब नहीं, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो 1s के लिए जो चीजें मैंने बताई है वही याद रखना है। ये वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी आती है? 53 पिकोमीटर। इसकी वैल्यू भी याद नहीं रखनी है आपको। 1s ऑर्बिटल के लिए 53 पिकोमीटर आती है, और इसी पॉइंट पे जो है हमें वो क्या करते हैं, 1s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप बनाते हैं। ये उसकी मैक्सिमम वाला रीजन होगा, ठीक है। ये 1s ऑर्बिटल, ठीक, स्फेरिकल आएगा। माधव शर्मा बोल रहे हैं 3D का ग्राफ। अरे 3D का ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ओनली आर के साथ प्लॉट करना है। थीटा और फाई वाला हम प्लॉट नहीं कर रहे हैं, रेडियल की बात चल रही है। ओनली रेडियल पार्ट को प्लॉट करना है, थीटा और फाई वाला नहीं करना है, ठीक है। इतना तेरे सिलेबस में नहीं है, तेरे समझ में भी नहीं आएगा, अभी कर देंगे। तो रेडियल वाला ही पढ़ना है बस, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके। अब देखो बच्चों, फिर से आ गया है ग्राफ। ये कौन सा ऑर्बिटल है? यहां लिखा हुआ बच्चों साई 2,0,0। ये कौन सा ऑर्बिटल है जरा बताओ तो? साई 2,0,0, 2s ऑर्बिटल। वेरी गुड, 2s ऑर्बिटल है। उसका फंक्शन इस टाइप का होगा, ये दिया हुआ है आपको, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा? 2 माइनस सिग्मा e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, और साथ में है ये वाला कांस्टेंट। जल्दी से बताएं, इसका ग्राफ ऐसा आएगा क्या? अच्छा, यहां पर देखो ये 2 माइनस सिग्मा लिखा हुआ है ना, दिख रहा है सबको? तो अगर 2 माइनस सिग्मा है तो 2 माइनस सिग्मा इक्वल टू 0 कर दें तो सिग्मा इक्वल टू 2 डिस्टेंस पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा। सिग्मा इक्वल टू 2 पे ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? सिग्मा इक्वल टू 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग आर भी आएगा। सिग्मा इक्वल टू 2 है तो जेड आर बाई एनोड इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन 0 होगा, मतलब आर इज इक्वल टू 2 एनोड बाई जेड पे। ये जो आर की वैल्यू कितनी होगी? 2 एनोड बाई जेड। इस जगह ये फंक्शन 0 हो जाएगा। स्टार्ट कहां होगा? मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, सिग्मा की वैल्यू रखते जाएंगे, फिर डिक्रीज होता जाएगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा, फिर और डिक्रीज होगा क्योंकि ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ई की पावर माइनस में बढ़ती जाएंगी, और डिक्रीज होता जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा, और कभी भी फिर 0 नहीं होगा। ये हमेशा नीचे ही रहेगा, वाई एक्सिस से नीचे रहेगा। तो एक जगह 0 हो रहा है, एक जगह 0 हो रहा है, ठीक है। 2s का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2s का ग्राफ ऊपर से, और एक बार 0 हो रहा है। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे इसके साई स्क्वायर की। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये 0 होगा क्या कभी? अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, 0 तो होगा लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहां पर नेगेटिव भी था, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिख रहा है? ये नीचे वाला ग्राफ भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सिकेंद्र कुमार बोल रहे हैं फिर 0 क्यों नहीं होगा? बेटा फिर तो इन्फिनिटी पे 0 होगा ना। फिर 0 करने के लिए आपको आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, उसके बीच में तो कभी 0 नहीं होगा। सिग्मा इक्वल टू 2 पे 0 हो जाएगा, उसके बाद तो 0 करने के लिए आर इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, तभी 0 होगा ये फंक्शन, और कोई वैल्यूज पे ये 0 नहीं होगा। अब देखो बच्चों,
साई स्क्वायर को देखेंगे तो साई स्क्वायर कैसा हो जाएगा, नीचे तक आएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो नीचे वाला पार्ट भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में कुछ नहीं रहेगा और इस टाइप से ये रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? इससे ये निकाल सकते हैं आराम से, सब लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब फिर से नई चीज, अब यहां पर देखेंगे आप 4πr² इंटू साई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब कैसा होगा, इसको देखो, ये जो फंक्शन है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4πr² को, तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ये फंक्शन कैसा बन गया, अब ऐसा देखो, 1/32 रूट पाई z/a0 और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, और 2 माइनस सिग्मा का स्क्वायर रहेगा और e की पावर माइनस सिग्मा हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4πr² को। इस फंक्शन को प्लॉट करना है आपको। ये फंक्शन जो है वो क्या है, साई स्क्वायर ऑफ r इंटू 4πr²। इसको प्लॉट करना है, बताएं कैसा होगा। कितना छोटा हो गया, एक सेकेंड, बताएं कैसा होगा फंक्शन। 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना सबको। 0 से स्टार्ट होगा तो यहां से स्टार्ट किया, बढ़ेगा, फिर एक बार और 0 होगा। ये वाली लोकेशन कौन सी होगी, अच्छा ये बता दो, ये वाली लोकेशन पर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताएं। जहां पर ये 0 है, फिर से जब एक तो 0 से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ के 0 हो गया, यहां पर सिग्मा कितना होगा, वेरी गुड, 2 होगा, तो फिर से सिग्मा इक्वल टू 2 पे 0 होगा। इसमें रखो सिग्मा इक्वल टू 2, फंक्शन 0 हो रहा है तो फिर से 0 हो गया, फिर मैक्सिमम जाके फिर इस तरीके से चलता जाएगा, फिर इनफाइनाइट पे 0 होगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ्स आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे एडवांस के लिए। मेंस में तो ये पूछे नहीं जाते, मेंस में ये पूछे नहीं जाते। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा है ना, उसको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है बच्चों, नोड। समझ में आया, फंक्शन 0 हो गया मतलब नोड हो गया। तो इसके अंदर कितने नोड्स हैं, r इक्वल टू 0 वाले को नोड पे काउंट नहीं करना है, इसके बाद जहां जहां 0 हो रहा है उसको काउंट करना है। इस वाली लोकेशन को नोड में काउंट नहीं करना, r इक्वल टू 0, इसके बाद जहां जहां 0 हो रहा है। तो कहां 0 हो रहा है, ये एक ही लोकेशन पे 0 हो रहा है, तो कितने नोड होंगे इसमें, 1 होंगे। ये रेडियल नोड आएंगे इससे, क्योंकि हमने रेडियल फंक्शन को प्लॉट किया है। ठीक है, ये रेडियल नोड्स आएंगे बेटा, इससे एंगुलर नोड्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ओनली रेडियल नोड फंक्शन को प्लॉट किया है। अगर एंगुलर को करेंगे तो उससे फिर एंगुलर आएंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नोड्स आएंगे। ठीक है, क्लियर, सुमित रोडिया को क्लियर हो गया। अब देखो नोड भी आ गया, नोड की डेफिनेशन भी आ गई। क्या डेफिनेशन है, द प्लेस इन द 3 डायमेंशन स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। मतलब क्या 0 हो जाए, इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, साई स्क्वायर। ये वैल्यू जहां 0 हो जाए ना, साई स्क्वायर डॉट 4πr², इसको बोला जाता है। ठीक है, अब वैसे r इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन हमेशा 0 ही होता है, इसलिए r इक्वल टू 0 को हम नोड में काउंट नहीं करते। r इक्वल टू 0 के अलावा जितने भी पॉइंट जहां पर फंक्शन 0 हो जाए उसको हम नोड्स में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को 0 करना है नोड्स निकालने के लिए। अब रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड कहां होगा, जहां पे साई स्क्वायर r वाला पार्ट 0 हो जाए। ठीक है, 2 पार्ट 0 होते हैं ना, 2 पार्ट होते हैं ना साई के अंदर, एक तो रेडियल फंक्शन होता है, तो जहां पर रेडियल फंक्शन 0 हो जाए, रेडियल फंक्शन 0 हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। और जहां पर एंगुलर फंक्शन 0 हो जाए उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इनको निकालने के फॉर्मूले भी है, देखो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। या तो ग्राफ से निकाल लो, या तो ग्राफ से फाइंड कर लो, या फिर इस फॉर्मूले से फाइंड कर लो कि कितने रेडियल नोड होगा, कितने एंगुलर नोड होगा। ठीक है, और एंगुलर नोड भी नीचे लिख देता हूं। एंगुलर नोड की जो वैल्यू होती है वो कितनी है बच्चों, एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल्स के एल के इक्वल होते हैं। और टोटल नोड्स कितने होंगे बच्चों, टोटल नोड्स में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल नोड्स होते हैं रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, इसको बोला जाता है टोटल नोड्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1 की। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये सब याद रखना है, ये सारी वैल्यूज आपको फॉर्मूले में याद रखनी है। ठीक है, तो अच्छा अब ग्राफ से बताओ
ये ग्राफ से नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड रेडियल नोड्स, फाइंड रेडियल नोड्स इन 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स होंगे, जरा फटाफट कमेंट करके बताएं फटाफट। अभी ग्राफ से हमने देखा था कितने रेडियल नोड आए थे 2s के अंदर, एक आया था। तो फॉर्मूले से निकालो जरा कितने आएंगे, फॉर्मूले से निकालो। सबका आंसर आना चाहिए भैया, सबका आंसर आना चाहिए। जब तक सबका नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। फटाफट बताओ, सबका आंसर आना चाहिए। अनिकेत कुमार का 0 आया है, गलत है। बाकी सब लोगों का करेक्ट आ रहा है, सब लोग 1 बोल रहे हैं, सबका आंसर 1 आ रहा है, करेक्ट है, वेरी गुड। रेडियल नोड जो है वो अर्जुन कुमार का 0 आ रहा है, अर्जुन कुमार का भी गलत है। जिसका 1 आ रहा है उसका करेक्ट है, ठीक है। तो सब लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, 2 लोगों को गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मनीष कुमार भी आंसर आ चुका है, सब लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड, सबने कमेंट किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियल नोड होता है, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? n-l-1। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है। और l की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 है। s ऑर्बिटल है ना, तो s के लिए l कितना होता है? 0। तो रेडियल नोड्स हो जाएंगे, यहां से अगर देखोगे रेडियल नोड्स हो जाएंगे बच्चों कितने? 2 - 0 - 1। तो कितने हो गए बच्चों? 1 के इक्वल, ठीक है। और एंगुलर नोड कितने होंगे? एंगुलर नोड l के इक्वल होंगे, और l 0 है तो एंगुलर नोड कितने होंगे? 0, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ग्राफ से भी दिख रहा है ना आपको रेडियल नोड कितने थे। ये फंक्शन एक बार 0 हो रहा था, ग्राफ से दिख रहा है, तो ग्राफ से भी देख सकते हैं और फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं हो। एंगुलर नोड का मतलब मैं समझा चुका हूं, जहां पर एंगुलर फंक्शन 0 हो जाए, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों? L से। अब देखो एंगुलर नोड का मतलब क्या है। एंगुलर नोड का मतलब, और एक नया वर्ड आता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा पूरा प्लेन जिसमें फंक्शन 0, पूरे प्लेन में। अभी तक तो हमने लोकेशन निकाली थी, एंगुलर नोड के लिए हम पूरा प्लेन निकालेंगे। रेडियल नोड के लिए तो क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन 0 हो जाता है। एंगुलर नोड में क्या होगा, पूरा का पूरा प्लेन होगा जहां फंक्शन 0 हो जाएगा। तो s ऑर्बिटल में एंगुलर फंक्शन कितने थे बच्चों? s ऑर्बिटल में एंगुलर फंक्शन कितने थे, जरा बताओ फटाफट। s ऑर्बिटल में एंगुलर फंक्शन कितने थे, बताएं फटाफट। एंगुलर नोड्स कितने थे? s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स कितने थे, फटाफट बताएं। 0, वेरी गुड, सब लोगों ने बोला 0। तो देखो s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 0 क्यों होते हैं? क्योंकि s ऑर्बिटल का शेप होता है ऐसा। अब इसके अंदर कोई ऐसा प्लेन है क्या जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो रही हो? कोई प्लेन नहीं है। ये प्लेन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सब जगह ये प्लेन में कहीं भी ये फंक्शन 0 नहीं हो रहा है, कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है। इसलिए एंगुलर नोड्स कितने हो गए? 0 हो गए। और उसको बोला जाएगा कि नोडल प्लेन्स भी 0 है। एंगुलर नोड 0 मतलब नोडल प्लेन्स कितने हो गए? 0 हो गए, ठीक है। अब बात करो p ऑर्बिटल की। ये p ऑर्बिटल है बच्चों। अब p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड्स निकालो, कितने आएंगे फटाफट बताओ। p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड्स फटाफट कमेंट करेंगे। 1, वेरी गुड, सब लोगों का आंसर आया 1। तो अब देखो p ऑर्बिटल ड्रॉ करो। p ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों? ये होता है। अब इसमें आपको एंगुलर नोड दिख रहा है क्या, कहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, इस तरीके से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये px ऑर्बिटल है ना। तो इसमें कौन सा प्लेन है जहां पर फंक्शन 0 हो रहा है? कौन सा प्लेन है? क्या इस प्लेन में 0 होगा? नहीं होगा। इस प्लेन में होगा? नहीं होगा। कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन, वेरी गुड, ये वाला प्लेन जो y एक्सिस से पास करता है और z एक्सिस में ऐसा वाला प्लेन, ठीक है। इसमें ये फंक्शन क्या होगा? 0 हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि यहां पे बीच में ओरिजिन पे भी 0 है और पूरा इसके परपेंडिकुलर भी ये 0 है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? नोडल प्लेन। तो कितने एंगुलर नोड थे? 1। तो एंगुलर नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? 1। और वो कहां पर होगा? इस जगह पर। तो ये इस डायग्राम में ड्रॉ भी कर रखा है, ये दिख रहा है आपको। ये जो होगा ये क्या होगा बच्चों? नोडल प्लेन होगा। ये वाला जो पॉइंट प्लेन है इसको क्या बोला जाएगा? नोडल प्लेन। कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। और है कौन सी? अगर px ऑर्बिटल है तो y एक्सिस से पास करेगा, और yz प्लेन जो होगा उसको बोला जाएगा नोडल प्लेन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो dx ऑर्बिटल, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल है, इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन बताने। नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन dx स्क्वायर y स्क्वायर,
dx² y² ऑर्बिटल। बताओ फटाफट कितने होंगे, कमेंट करें फटाफट। 2 होंगे, वेरी गुड। तो नोडल प्लेट का फॉर्मूला होता है L = 2, तो नोडल प्लेन भी कितने हो जाएंगे, 2 के इक्वल। यही तो नोडल प्लेन देता है, वेरी गुड। तो ये नोडल प्लेन कहां पर होंगे, dx² y² में। दिख रहे हैं क्या आपको, इस डायग्राम में दिख रहे हैं क्या? एक तो ये होगा नोडल प्लेन और दूसरा होगा नोडल प्लेन, ठीक है। इसको बोलेंगे नोडल प्लेन और इसको भी बोलेंगे नोडल प्लेन। ये जो दोनों प्लेन है ना बच्चों, ये नोडल प्लेन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऑर्बिटल नहीं है, दिख रहा है, इस लाइन पे कोई ऑर्बिटल नहीं है और इस लाइन पे भी कोई ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। क्लियर, नोड्स क्लियर है, नोडल प्लेन क्लियर है। एंगुलर नोड का फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पर, तो वो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब आपको एक आसान सा क्वेश्चन करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में रेडियल और एंगुलर नोड कितने होंगे, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बता दो। 0 0 आ गया अनिकेत कुमार का, रेडियल नोड 0 है। ओके, शुभ गर्ग का भी 0 आ गया, 0,2 0,2 आ रहा, वेरी गुड। सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग, आंसर करेंगे। 0,2 0,2 क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है? 0,2, 0 रेडियल नोड्स, 2 एंगुलर नोड्स, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नीता का आ गया है 1,1। तो देखो बच्चों 1,1 गलत है। रेडियल नोड्स निकालोगे n - l - 1 करोगे, l की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, n = 3 है, l = 2 होगा 3D ऑर्बिटल के लिए। तो रेडियल नोड्स हो जाएंगे 0 और एंगुलर नोड्स हो जाएंगे 2 के इक्वल। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? नीता को समझ में आ गया जिसका आंसर गलत था? क्लियर, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। टोटल नोड्स निकालने हैं तो n - l - 1 + 1 कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो n - 1 आ जाएगा, ये टोटल नोड्स आ जाएंगे। पहले भी बता चुका हूं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को टोटल ऐड कर दो तो क्या आ जाएंगे, टोटल नोड्स, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक चीज बताओ, दोनों को ऐड क्यों किया, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को ऐड क्यों किया टोटल नोड्स निकालने के लिए? कुछ कॉमन सेंस से बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को ऐड क्यों कर रहे हैं टोटल नोड्स निकालने के लिए? जल्दी से बताएं, जल्दी से बता दे फटाफट। साई का फंक्शन है, वेरी गुड। 1 की जगह l होगा, हाँ 1 की जगह तो l होगा ही सही, जहां जहां ये 1 लिखा हुआ है ना वहां, यहाँ n - 1 होगा, ये तो करेक्ट है बेटा। और यहाँ 1 की जगह l कर दिया है मैंने, तो टोटल नोड्स फाइंड करने के लिए हमने ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? अरे बहुत आसान है, देखो देखो देखो, साई जो था हमारा, जो साई था वो एक तो रेडियल नोड आ गया था, उसके अंदर रेडियल फंक्शन हो गया था और एक एंगुलर फंक्शन हो गया था। इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया था और इसको हमने कैपिटल आर से। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा फंक्शन 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा आर 0 हो गया, रेडियल फंक्शन 0 हो गया तो पूरा फंक्शन 0 होगा, और जब ए 0 होगा तब भी पूरा फंक्शन 0 होगा। तो टोटल नोड्स निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। चमका, अरे अब चमका, दोनों को ऐड क्यों किया? क्योंकि एक 0 होगा तो पूरा फंक्शन 0, दूसरा 0 होगा तो भी पूरा फंक्शन 0। तो पूरा फंक्शन 0 कब कब होगा? जब दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए तो पूरा फंक्शन 0। तो दोनों फंक्शन जहां जहां 0 हो रहा है उन सबको ऐड करेंगे, तभी तो पूरे फंक्शन के 0 0 की हमें लोकेशन मिल जाएगी। क्लियर? अरे इतना सोचा था कि नहीं सोचा था आपने? 11वीं क्लास में पढ़ा था तब इतना सोचा था कि नहीं सोचा था? नहीं सोचा होगा, है ना? तब तो सोचने का हम कष्ट ही नहीं करते थे। अब सोच लिया, अब सोच लिया ना, अब सोच लिया, वेरी गुड। अब बता दो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी आपके सामने है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन को नहीं देखना है। फाइंड द रेडियल एंगुलर टोटल नोड्स फॉर 1s ऑर्बिटल। 1s के लिए बता दो। यहां पर हम क्या करें, एक टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल बना लेते हैं, और इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, n और l की वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। ओहो ये तो पूरा मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। कहां जा रहा है? ठीक है, इसमें n की वैल्यू बताओ। 2 होगी और इसके लिए 1 होगी, 1s के लिए, इसके लिए 2 होगी, इसके लिए 4 होगी, इसके लिए 6 होगी, इसके लिए 5, या 5d लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। और l की वैल्यूज बताएं। l इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए
3, इसके लिए 0, इसके लिए 2। आप निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना। तो रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं, एंगुलर नोड्स निकाल सकते हैं। रेडियल नोड्स कितने होंगे बच्चों? n माइनस एल माइनस 1 के इक्वल, तो ये रेडियल नोड हो जाएंगे। और एंगुलर नोड कितने होंगे बच्चों? l के इक्वल। तो ये तो एंगुलर नोड तो डायरेक्ट आ गए हमारे पास, एंगुलर नोड्स तो डायरेक्ट आ गए, l निकलते। और ये हो जाएगा रेडियल नोड। और टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? n माइनस 1 के इक्वल। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? सब जोड़ना घटाना तो सबको आता है कि नहीं आता? ये टेबल तैयार हो गई भैया, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? यहां पर आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आंसर्स भी यहां लिखे हुए हैं। 1s के लिए 0 0 0 होंगे, 2s के लिए 1 0 1 होंगे, 2p के लिए 0 1 1 होंगे, 4f के लिए 0 3 3 होंगे, 4s के लिए 5 0 5 होंगे और 5d के लिए 2 2 4 होंगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कर सकते हैं ना? यहां कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एक खतरनाक फंक्शन आ गया है भैया, खतरनाक 3s ऑर्बिटल का फंक्शन। 3s ऑर्बिटल का फंक्शन बताओ, रेडियल नोड्स कितने होंगे 3s में? फटाफट कमेंट करें। 3s के अंदर रेडियल नोड्स कितने हैं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। 3s ऑर्बिटल रेडियल नोड्स 0 2 3 0 2 3 2 2 2 2। फटाफट 3 2। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 बोल रहे हैं और कुछ लोग 0 बोल रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग 2 आंसर कर रहे हैं, जनता के साथ जाना चाहेंगे। और जो ऑर्बिटल के 3s ऑर्बिटल के रेडियल नोड्स होंगे वो 2 होंगे। अब हम इसको फंक्शन की इक्वेशन से देखेंगे। ये वाला फंक्शन है बच्चों, ये कितनी जगह 0 हो सकता है जरा बताएं। ये फंक्शन कितनी जगह 0 हो सकता है? जीरोस बताने, इसके रूट्स बता सकते हो आप? इसके रूट्स बता सकते हो जहां जहां ये 0 होगा? बता सकते कि नहीं बता सकते? अरे रेडियल फंक्शन है ना 3s का, तो इसके रूट्स बता दो कहां 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 27 माइनस 18 रो प्लस 2p स्क्वायर, ठीक है। तो इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे बच्चा? 2 रूट्स होंगे। और 2 रूट्स होंगे, वहीं पे ये फंक्शन 0 होगा, ठीक है। तो 2 रूट्स होंगे, तो एक तो ये फर्स्ट रूट हो गया और ये दूसरा रूट हो गया। 2 रूट्स को अगर मैं अल्फा कोमा बीटा बोल दूं, तो ये सपोज मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। क्लियर? फॉर्मूले से भी आ गया, ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर उनकी लोकेशन निकालने को बोला जाए, सिग्मा की लोकेशन, तो निकाल सकते हैं क्या? अरे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना ना यार। इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्वाड्रेटिक है ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, नीट वाले तो नहीं हो। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, सिग्मा की लोकेशन आ जाएगी, ठीक है।